ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, हमारी जो सीरीज चल रही थी, एमसीक्यू सीरीज चल रही थी फिटर थ्योरी का सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है। उसका जो है पार्ट 13 सॉल्व करेंगे। पार्ट 12 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पार्ट 13 सॉल्व करने वाले हैं। और जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा उसका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना है www.globality.org, ठीक है। इस वेबसाइट पर जाकर के बिल्कुल आसानी से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल में सर्च कर लेना है, क्या, ग्लोबल आईटी। जैसे ही सर्च करेंगे इस टाइप से ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाएगा और इसके नीचे आप देख रहे हैं ना, ग्लोबल आईटी 100% फ्री स्टडी लिखा हुआ है। इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से टैब ओपन होगा और आपके सामने जो ऑप्शन से दिख रहे हैं, होम, हमारे बारे में, नई अपडेट, आईटीआई कोर्स, आपके फोन में नॉर्मली ये दिखाई नहीं देंगे। वो कैसे दिखाई देंगे, उसके लिए आपको राइट साइड कॉर्नर में 3 डॉट बना हुआ, इस पर क्लिक करना होगा। इस सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। यहाँ पे आईटीआई कोर्स का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आईटी कोर्स पर क्लिक करेंगे आपके सामने 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें सेकंड नंबर पे फिटर थ्योरी लिखा हुआ है, आपको फिटर थ्योरी चाहिए, फिटर थ्योरी पे क्लिक कर लीजिए। इनके अलावा किसी और सब्जेक्ट का अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, जैसे कि इंप्लॉयबिलिटी स्किल, लोकसभा कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। नीचे आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। फिलहाल अभी हम फिटर थ्योरी की बात करते हैं। फिटर थ्योरी पे क्लिक कीजिएगा, इस तरह से टैब ओपन होगा। नीचे को स्लाइड करेंगे 2 ऑप्शन मिलेगा, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर और फिटर थ्योरी सेकंड ईयर ना। आप सेकंड ईयर पे क्लिक कर लीजिए। इस तरह से टैब ओपन हो जाएगा। नीचे को स्लाइड करेंगे, यहाँ आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है फिटर थ्योरी सेकंड ईयर क्वेश्चन बैंक न्यू, ठीक है। यहाँ पे 4-5 आपका पड़ा हुआ भी है पीडीएफ वगैरह। एक पीडीएफ में लगभग 50 क्वेश्चन, मतलब 250 क्वेश्चन के यहाँ पे पीडीएफ अपलोड हो चुका है। आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और मैंने इस बार ये किया हुआ कि पीडीएफ में जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ ही उनके जस्ट नीचे मैंने आपको आंसर दे दिया, जिससे कि मोबाइल वगैरह देखने में दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जंग के रोकथाम के लिए क्रोमाइजिंग प्रक्रिया के आवश्यक तापमान क्या है। यह क्रोमाइजिंग क्या है, तो देखिए पीछे वाली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि एक सीमेंटेशन प्रक्रम होता है। क्या होता है, सीमेंटेशन प्रोसेस होता है। क्या होता है, सीमेंटेशन प्रोसेस होता है। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी अपने मेटल को, अपने धातु को क्या करते हैं, जंग से सुरक्षा के लिए सीमेंटेशन प्रोसेस किया जाता है। मतलब किसी भी मेटल की, धातु की जो है सुरक्षा के लिए, बाहरी वातावरण से, जंग से सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोरोजन से सुरक्षा के लिए सीमेंटेशन प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। पीछे वीडियो मैंने आपको बताया था जो हमारा सीमेंटेशन प्रोसेस होता है वो लगभग कितने टाइप का होता है, वो लगभग आपका 3 टाइप का होता है, ठीक है। 1, 2, 3 टाइप का किया जाता है। कौन कौन सा, एक होता है आपका फेरारडाइजिंग, फेरारडाइजिंग, ठीक है। दूसरा होता है हमारा क्लोराइजिंग, क्लोराइजिंग, और तीसरा क्या होता है हमारा क्रोमाइजिंग। यह 3 होते हैं सीमेंटेशन प्रोसेस, क्रोमाइजिंग, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, आप नाम पे ध्यान दीजिएगा। चलिए तीनों में क्या चीजें होता है, यह भी मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बता दिया। फेरारडाइजिंग में हम लोग क्या यूज करते हैं, जिंक पाउडर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, जिंक पाउडर, जिंक पाउडर। क्लोराइजिंग में क्या यूज करते हैं, इसमें यूज करते हैं एल्यूमिनियम पाउडर। क्या यूज किया जाता है इसमें, इसके लिए हम लोग इसमें यूज करते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पाउडर, ठीक है। लास्ट हमारे पास क्या है, क्रोमाइजिंग। क्रोमाइजिंग में क्या यूज करते हैं, क्रोमियम पाउडर। क्या यूज किया जाता है, क्रोमियम पाउडर, क्रोमियम पाउडर। चलिए ये चीजें हो गई हमारे पास। अब उसके बाद बात करेंगे टेम्परेचर का भी। मैंने टेम्परेचर भी आपको बताया था कि जो फेरारडाइजिंग होता है उसमें हम लोग जिंक पाउडर यूज करते हैं, उसका टेम्परेचर कितना होता है, 370 डिग्री सेल्सियस। एल्यूमिनियम पाउडर का क्लोराइजिंग में जो होता है, इसके लिए हम लोग क्या टेम्परेचर रखते हैं, 850 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस। किसके लिए, क्लोराइजिंग के लिए। और वहीं पे अगर बात की जाए क्रोमियम पाउडर जो कि क्रोमाइजिंग के लिए होता है, इसके लिए टेम्परेचर क्या रखा जाता है, इसके लिए रखा जाता है 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यहाँ पे हमसे पूछा किसका था, क्रोमाइजिंग का पूछा था कि जंग के रोकथाम के लिए क्रोमाइजिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक तापमान क्या है, 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन हमारे पास डी है, 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन डी हमारा जो है सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि किस धातु में रासायनिक प्रक्रिया
ठीक है, किस धातु में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध होता है, हाई रेजिस्टेंस, जो मतलब रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए केमिकल रिएक्शन, जिससे केमिकल रिएक्शन ना होता, कौन सा ऐसा धातु है जिसमें किसी प्रकार का केमिकल रिएक्शन वो धातु नहीं करता है और केमिकल रिएक्शन के प्रति उसका क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, मतलब उसका उच्च विरोधी होता है, उच्च प्रतिरोधी होता है। ठीक है, ऐसा किसमें होता है, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है, लेड। लेड क्या होता है हमारा, लेड होता है हमारा शीशा, और शीशा जो होता है वो जंग का सबसे बड़ा, शीशा क्या होता है, या जो लीड है हमारा शीशा, या क्या धातु होता है, शीशा धातु जो है ऐसी धातु है जो सबसे अधिक जंग की प्रतिरोधी है, सबसे अधिक, मतलब धातुओं में सबसे अधिक जंग प्रतिरोधी क्या होता है, शीशा होता है। भाई आप नॉर्मली भी सोच सकते हो कि क्या शीशा पे कभी जंग लगेगा, शीशा पे कभी जंग लगेगा, नहीं लगेगा। तो जो लेड होता है हमारा, शीशा जो होती है वो धातु होती है, और यही एक ऐसी धातु है जो सबसे अधिक जंग के प्रति विरोध करती है, जंग का विरोध करती है, सबसे अधिक रेजिस्टेंस होता है इसका किसके प्रति, कोरेजन के प्रति, हाई रेजिस्टेंस होता है कोरेजन के प्रति, सबसे अधिक जंग प्रतिरोधी होती है, शीशा पे जंग नहीं लगता है। शीशा के बारे में बात हो गई। जो यहाँ पे पूछा था किसमें केमिकल रिएक्शन के प्रति रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस है, या जो केमिकल रिएक्शन नहीं करता हुआ कौन सा मेटल होता है, वो होता है आपका निकल। ठीक है, निकल लिखा हुआ है यहाँ पे, निकल लिखा रहता है जनरली, क्या होता है आपका निकल, इसमें ऐसा होता है। एल्युमिनियम क्या है, तो एल्युमिनियम दरअसल हमारा क्या होता है ना, एल्युमिनियम की अगर हमारे पास मटेरियल है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, सुरक्षा के लिए वातावरण वगैरह से इस पे क्या किया जाता है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड का लेप लगा कर एनोडाइजिंग प्रक्रिया करते हैं, क्या करते हैं, एनोडाइजिंग प्रक्रिया किया जाता है, जिससे कि एल्युमिनियम वगैरह की सुरक्षा की जाती है। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन कौन सा सही हो गया, निकल सही हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए यहाँ पे एक बियरिंग का फिगर दिखा रखा, और ये मैंने आपको पीछे के वीडियो में बताया कि इस टाइप की बेरिंग क्या होती है, मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था किसको क्या कहते हैं, कि ये जो बाहरी हिस्सा भाई देखिए, एक अंदर वाला हिस्सा, एक बाहर वाला हिस्सा। बाहरी हिस्सा बाहर का है तो बाहर का मतलब आउट, आउट का मतलब आउटर, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, भाई बाहरी हिस्सा है तो आउट हो जाएगा, आउट का मतलब आउटर हो जाएगा, आउटर रेस बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही है कि आंतरिक हिस्सा है, यह हिस्सा शाफ्ट से संपर्क में आता है। जो बाहरी हिस्सा जो आउटर रेस है वो क्या, वो हाउसिंग के संपर्क में आता है, या प्लम्बर ब्लॉक भी बोलते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि बाहरी हिस्सा जो आउटर रेस है वो हाउसिंग के संपर्क में आता है, जो इनर रेस है हमारा, वह इनर रेस हमारा किसके संपर्क में आता है, शाफ्ट के संपर्क में आता है। किसके संपर्क में, शाफ्ट के संपर्क में। अब इसके बीच में जो है ये बॉल या रोलर हो सकता है, वो किस प्रकार की बियरिंग है उस पर डिपेंड करता है। बॉल होगा तो बॉल बियरिंग बोल देंगे, रोलर यूज किया गया होगा रोलिंग एलिमेंट के रूप में, रोलिंग एलिमेंट के रूप में हमने बॉल यूज किया तो बॉल बियरिंग, रोलर यूज किया तो रोलर बियरिंग, पतला रोलर यूज किया तो निडल बियरिंग, टेपर रोलर यूज किया तो टेपर रोलर बियरिंग। इस तरह से नाम उनका इसी रोलिंग एलिमेंट के आधार पे इनका नाम रखा जाता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे बॉल यूज किया गया। ठीक है, एक बॉल होगी, देखिए यहाँ पे बॉल है हमारा, फिर यहाँ पे बॉल है हमारा, इस तरह से बॉल यूज की गई है। तो ये तो हमारा बॉल, लेकिन पूछ किसको रहा है, ये बॉल के आगे वाले हिस्से को पूछ रहा है, जो कि इन बॉल को ऐसे बात करके रखी हुई है। भाई यहाँ बॉल हो गया, फिर यहाँ बॉल हो गया, और इनको बात के इससे रखा गया है। तो जिससे बात के रखा गया उसको पूछ रहा है। अगर बॉल का पूछता तो हम क्या कहते हैं कि अब रोलिंग एलिमेंट है, क्या है, रोलिंग एलिमेंट, रोलिंग एलिमेंट है हमारा। ठीक है, घूमने वाला एलिमेंट है, जो बॉल भी हो सकता है, रोलर भी हो सकता है। रोलिंग एलिमेंट किसके बने होते हैं, यह भी मैंने आपको बताया था। यह प्लास्टिक का बना हो सकता है, प्लास्टिक का बना हो सकता है, पीतल का बना हो सकता है, या फिर स्टील का बना हो सकता है। ठीक है, जबकि यहीं पे इनर रेस आउटर रेस की बात करें तो मैंने आपको बताया था क्रोमियम निकिल स्टील का बना होता है, क्रोमियम निकिल स्टील का बना होता है, इनर रेस आउटर रेस वगैरह। और जो बॉल होती है वह भी, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, रोलिंग एलिमेंट को लिख दिया, रोलिंग एलिमेंट को नहीं, रोलिंग एलिमेंट जो होगा, इनर रेस होगा, आउटर रेस, यह तीनों किसके बने होंगे, यह तीनों जो बने होंगे वो क्रोमियम निकिल स्टील के बने होंगे। ये जो प्लास्टिक पीतल वगैरह है ना, यह किसका है, इसके लिए नहीं था। ठीक है, यह था हमारा इन बॉल को अलग रखने के लिए। जैसे यह जो बॉल है ना, बॉल कैसे, अगर इस तरह से इतनी इतनी दूरी पे अगर बॉल, कई सारी बॉल है, अगर आपकी बेरिंग वर्टिकल में, तो सारी बॉल नीचे एक जगह इकट्ठा हो जाएंगी। सारी बॉल क्या होंगी, जब बेरिंग को वर्टिकल करेंगे पता चला बॉल इकट्ठा हो गई नीचे, ऊपर खाली स्थान हो गया, तो लोड सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, बेरिंग आपकी टूट जाएगी। तो इस केसेस के लिए हम क्या करते हैं कि जो बॉल है हमारा एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक दूसरे से बात करके रखते हैं। यहाँ बॉल हो गया हमारा, फिर यहाँ पे इसके द्वारा ऐसे बात दिया जाएगा। तो जिसके द्वारा यह बात करके रखते हैं, जिसके द्वारा हम लोग उन बॉल को बात करके रखते हैं, जिससे कि वो एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केज बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, केज बोलते हैं। बॉल को बांध के रखा है तो बॉल केज, रोलर को बांध के रखा है तो रोलर केज कह सकते हैं। तो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, केज बोलते हैं। केज का मतलब पिंजरा, या फिर उसको बोला जाता है क्या, रिटेनर, रिटेनर, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सेपरेटर। ठीक है, केज भी कहा जाता है जो बॉल को पकड़ करके अलग अलग रखता है। केज बोलते हैं, रिटेनर बोलते हैं, सेपरेटर बोलते हैं। किसका बना होता है, वह जो रिटेनर जो है हमारा, जो बॉल को बांध करके अलग अलग बराबर दूरी पर रखा हुआ है, उन्हें गुच्छे की तरह इकट्ठा नहीं होने दे रहा है, वही हमारा क्या कहलाता है, केज कहलाता है, रिटेनर या सेपरेटर कहलाता है। और यह बना होता है हमारा प्लास्टिक, पीतल या स्टील का। ठीक है, वहां थोड़ा मिस्टेक हो गया था मुझसे। रोलिंग एलिमेंट जो हो गया, जो घूमने वाले है, आउटर रेस या इनर रेस, ये तीनों किसके होंगे, तो ये क्रोमियम निकल स्टील के होंगे। पूछा क्या था यहाँ पे, इसको पूछ रखा था कि यह हमारा क्या है, तो हमें पता चल गया भाई यह केज हो सकता है, बाल केज, ध्यान रखना, या फिर सेपरेटर भी बोलते हैं, या फिर रिटेनर भी बोलते हैं। तो ऑप्शन में देखिए पहला बाल केस लिखा हुआ है, बाल केस कुछ होता ही नहीं है। इनर रेस मैंने बताया अंदर वाला, आउटर रेस बाहर वाला, लास्ट के बॉल सेपरेटिंग केज, बॉल सेपरेटिंग केज मतलब ऐसा केज जो बॉल को सेपरेट रखता है, उन्हें अलग अलग रखता है, उसी को पूछ भी रखा था, मतलब ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बेरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। देखिए ये सब चीजें जो आ रही है ना पीछे की वीडियोज में, हम लोगों ने ऑप्शन वगैरह, मैंने क्या आपको बताया था कि हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते, उसके साथ चारों ऑप्शंस को भी देखते हैं। इस वजह से क्या होता है, कई बार जब आगे क्वेश्चन आते हैं तो आपको उनका आंसर पहले से ही पता होता है, क्योंकि हम लोगों ने क्या कर रखा है, चारों ऑप्शन को सॉल्व कर रखा है। तो ऐसा लगता है कि जैसे रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने चारों क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ऑप्शन को सॉल्व किया था, इस वजह से ये चीजें हमें आसान लग रही हैं। तो देखिए लाइट लोडिंग की बात कर रहा है, मतलब हल्का लोड, लाइट का मतलब क्या होगा, हल्का लोड। ठीक है, हल्के भार के लिए। और कम गति के लिए मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बताया था कि लाइट लोडिंग मतलब हल्के भार हो या कम गति हो, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कास्ट आयरन यूज करते हैं, कास्ट आयरन की बेरिंग यूज करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि वहीं पे बात किया जाए कैडमियम बेस्ड वाला, देखिए मैंने आपको कैडमियम बेस्ड का भी बताया था। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइएगा। ठीक है, कैडमियम वाला देखिए मैंने बताया था आपको कि ये जो कैडमियम बेस्ड एलॉय होता है, या हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात किया था कि किसके लिए, हैवी लोड, मतलब जहां पे ज्यादा लोड हो, हैवी लोड हो या फिर हाई टेम्परेचर हो, हैवी लोड एंड हाई टेम्परेचर के लिए, हैवी लोड एंड हाई टेम्परेचर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कैडमियम बेस्ड एलॉय। ठीक है, वहीं पे कॉपर एंड लेड एलॉय की बात करें, ठीक है, या टीन ब्रोंज, देखिए टीन ब्रोंज भी है ना, टीन ब्रोंज वाला किस लिए होता है, मीडियम लोड के लिए होता है। ये हो जाएगा किसके लिए, मीडियम के लिए। जबकि हमारे पास एक कॉपर वाला भी होता है ना, तो जो कॉपर वाला होता है इसका हमने पहले भी बात किया था कि एक और हमारे पास बेरिंग मटेरियल होता है व्हाइट मेटल का। बेरिंग किसका बना होता है, व्हाइट मेटल का। मैंने बताया था जो व्हाइट मेटल वाला होता है वह किस लिए होता है, तो वह कम भार और कम ताप के लिए होता है। जो व्हाइट मेटल की बेरिंग बनी होती है वह कम भार मतलब लाइट लोड, कम हल्के भार के लिए और कम ताप के लिए, लो टेम्परेचर के लिए यूज की जाती है। और जो कॉपर एंड लेड एलॉय है तो यह क्या होता है, तो यह व्हाइट मेटल की अपेक्षा, ध्यान दीजिएगा, व्हाइट मेटल की जो बेरिंग होती है ना, तो व्हाइट मेटल की अपेक्षा वह क्या होता है, वह कम ताप पे होता है। तो यह व्हाइट मेटल की अपेक्षा अधिक ताप पर यूज की जा सकती है। और दूसरी चीज कैडमियम बेस्ड एलॉय वाले से, इसमें क्या था, कैडमियम बेस्ड एलॉय में क्या था, हैवी लोड हाई टेम्परेचर। तो कैडमियम की अपेक्षा, कैडमियम की अपेक्षा अधिक लोड पर, अधिक ताप पर और अधिक भार पर। तो देखिए जो कैडमियम है वह हैवी लोड और हाई टेम्परेचर पे था, तो इसकी अपेक्षा अधिक, जो कैडमियम की अपेक्षा ज्यादा टेम्परेचर पे काम नहीं कर पाएगा, उससे कम टेम्परेचर पे काम करेगा। किससे अधिक टेम्परेचर पे काम करेगा, तो व्हाइट मेटल। जबकि हमें मालूम है व्हाइट मेटल ऐसा बेरिंग का मटेरियल होता है जो सबसे कम टेम्परेचर पे काम करता है। ठीक है, तो उसकी अपेक्षा जो हमारा यह है, ये ज्यादा टेम्परेचर पे काम कर पाएगा, और कैडमियम वाले की अपेक्षा ज्यादा भार पे काम कर पाएगा। इससे ज्यादा टेम्परेचर पे नहीं काम कर पाएगा, इसकी अपेक्षा ज्यादा भार पे जरूर यह काम कर जाता है। कौन सा, कॉपर एंड लेड वाला। ठीक है, सारे ऑप्शन क्लियर हुए होंगे, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला देखिए कह रहा थ्रस्ट बाल बेरिंग का नुकसान क्या है। यह भी जो फिगर आपको दिख रहा है, या मैंने आपको पीछे की वीडियोज में बता रखा है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यह बेरिंग है, बेरिंग ऐसे रखी हुई है ओरिजेंटल में ना,
यह होल है बियरिंग का, और इस तरह से तो ये पूरी बियरिंग रखी हुई है। देखिए आउटर रेस इनर रेस, मतलब जैसे आउटर रेस होता है ना और बीच में बॉल होती है, आउटर रेस होगा, इनर रेस होगा और बॉल होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा क्या हो गया, ये बियरिंग होगी और बियरिंग के बीच में होल है भाई, बियरिंग के बीच में होल है, इसमें यह शाफ्ट ऐसे डाली गई है। मैंने इसका एग्जांपल भी बताया था कि जो आटा चक्की वगैरह पे, जहां आटा चक्की मशीन के नीचे जो पुली लगी होती है वो इसी टाइप के वर्टिकल में रहती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये बियरिंग होगी और बियरिंग के बीच में सॉफ्ट वर्टिकल में डाली गई है। तो एक तो वर्टिकल लोड पड़ रहा है भाई, बियरिंग एक ऐसे खड़ी रहती है और जो हम हॉरिजॉन्टल में डालते हैं ये अलग चीज होगी। यहाँ पे बियरिंग हमारी ऐसे है हॉरिजॉन्टल में और इसके ऊपर से सॉफ्ट पड़ी हुई है। मतलब लोड कैसे पड़ रहा है इस बियरिंग पे, वर्टिकल लोड पड़ रहा है क्योंकि सॉफ्ट खड़ी है तो वर्टिकल लोड पड़ रहा है। और लोड कैसे पड़ रहा है, तो बियरिंग की एक्सिस, भाई बियरिंग का होल बना हुआ, इसमें आपकी सॉफ्ट गई हुई है तो ये बियरिंग के एक्सिस पे लोड पड़ रहा है, या कह सकते हैं बियरिंग के एक्सिस के समांतर लोड पड़ रहा है। तो जो हमारी लोड क्या होती है, बियरिंग के एक्सिस के समांतर होता है तो हम लोग उसे थ्रस्ट लोड या एक्सियल लोड वाली बियरिंग बोलते हैं ना, थ्रस्ट बियरिंग या एक्सियल थ्रस्ट लोड बियरिंग बोलते हैं। और रेडियल दो ही टाइप का था, मैंने ये चीज आपको पीछे भी वीडियो में बताया था कि रेडियल लोड वाला होता है या जर्नल वाला बोलते हैं ना, रेडियल या जर्नल लोड वाली बियरिंग होती है लोड के आधार पे। और दूसरा क्या होता है, थ्रस्ट या एक्सियल लोड वाली बियरिंग। तो थ्रस्ट या एक्सियल लोड कब बोलेंगे, जब बियरिंग के अक्ष पे या बियरिंग के अक्ष के समांतर लोड लगता है तो हमारा एक्सियल या फिर थ्रस्ट लोड वाली बियरिंग होती है। और अगर वही हमारा लोड कहां लगे, बियरिंग के एक्सिस के लंबवत लगे, परपेंडिकुलर लगे, तो उस केस में उस बियरिंग को हम लोग का रेडियल बियरिंग बोलते हैं, ठीक है, या जर्नल बियरिंग भी बोला जाता है उसको। तो यहाँ पे हमारा जो है यह हमारा थ्रस्ट बॉल बियरिंग है, तो इसका मतलब कौन सा होगा, या थ्रस्ट लोड, यहाँ पे सॉरी वर्टिकल थ्रस्ट लोड लेगा। कौन सा लेगा, वर्टिकल थ्रस्ट लोड। जब मैंने इसको बताया था तो उसके साथ मैंने आपको एक चीज तो ये मैंने आपको बताई थी, यह चीज पढ़ाते समय क्या बताया था कि यह कौन सा लोड लेता है, वर्टिकल थ्रस्ट लोड लेता है। कौन सा लोड लेता है, वर्टिकल थ्रस्ट लोड लेता है। इसके साथ ही मैंने एक और पॉइंट आपको नोट करवा दिया था कि यह किसी भी प्रकार का, यह बियरिंग जो होती है थ्रस्ट बॉल बियरिंग, यह किसी भी प्रकार की रेडियल लोड नहीं लेती है, किसी भी प्रकार की रेडियल लोड नहीं लेती है। ये चीज भी हमने बताया था, किसी प्रकार की रेडियल लोड नहीं लेती है। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन आपको पहला दिख रहा होगा, कोई भी रेडियल लोड नहीं ले सकता, यह बिल्कुल सही चीज है। तो यही आपका सही हो जाएगा। थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का नुकसान क्या है पूछा हुआ था, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का नुकसान का फिगर नहीं दिया था, फिगर मैंने अलग से ले रखा था जिससे आपको समझ में आ जाए, याद आ जाए, एक बार रिमाइंड हो जाए कि हाँ भाई थ्रस्ट बॉल बेयरिंग क्या थे, ठीक है। तो इसका नुकसान क्या था, तो नुकसान यह था कि यह किसी भी प्रकार की रेडियल लोड नहीं ले सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है बॉल बेयरिंग में क्यों गहरे, क्या गहरे नहीं रहेगा, यहाँ पे क्यों रहेगा, क्यों गहरे ग्रूव्स की बात करेगा ना, यहाँ इंग्लिश में देखिए सही लिखा हुआ, क्यों गहरे ग्रूव्स, ठीक है। बॉल बेयरिंग में क्यों गहरे ग्रूव्स वाले बॉल रेसेस प्रदान किए गए हैं कि भाई जो हमारी बॉल बेयरिंग है, यहाँ पे आपको दिख रहा है बॉल बेयरिंग का मतलब क्या, इनर रेस, आउटर रेस, बीच में हमने बॉल यूज कर लिया, गोल गोल जो रोलिंग एलिमेंट है बॉल यूज कर लिया है तो बॉल बेयरिंग हो गई, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि जो बॉल बेयरिंग में हमारे इसमें गहरे ग्रूव्स क्यों दिए जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो आउटर रेस और इनर रेस इसमें देख रहे हैं ग्रूव्स कटा हुआ है, इधर भी और इधर भी, अगर ग्रूव्स ना काटा जाए तो ये बॉल बीच में रुकेगा कैसे, इधर उधर फिसल जाएगा, तो बॉल बीच में रुका रहे उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे इनर रेस के ऊपर और आउटर रेस के अंदर, दिख रहे होंगे यहाँ देखिए, इनर रेस के ऊपर देखिए कटा हुआ ग्रूव्स, और आउटर रेस के अंदर, इनर रेस के ऊपर और आउटर रेस के अंदर क्या होता है, ग्रूव्स कटा होता है जिसमें बॉल रहती है। तो कह रहा है बॉल बेयरिंग में कभी कभी हम क्या करते हैं, गहरे ग्रूव्स बना देते हैं। तो बॉल बेयरिंग में ग्रूव्स को गहरा क्यों किया जाता है, ये बात कर रहा है, ठीक है। तो गहरा ग्रूव इसलिए किया जाता है ना कि कभी कभी इसमें क्या देखिए, हमारी नॉर्मली जो भी ज्यादातर बेयरिंग है वो रेडियल लोड लेती है। रेडियल लोड का मतलब क्या हो गया कि इसमें शाफ्ट लग गई, तो शाफ्ट डाल देंगे इसके अंदर क्या डाल देंगे, शाफ्ट डाल देंगे, तो शाफ्ट का लोड इसके ऊपर पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, लंबवत पड़ेगा, बियरिंग के एक्सिस के लंबवत लोड पड़ेगा। इसका मतलब रेडियल बियरिंग होगी या जर्नल बियरिंग होगी, ठीक है, ये रेडियल बियरिंग होगी या जर्नल बियरिंग होगी। लेकिन अगर हमें थोड़ा बहुत थ्रस्ट लोड भी सहने की जरूरत पड़ जाए, रेडियल लोड तो ले लेगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा बहुत थ्रस्ट लोड को भी सहने की जरूरत पड़े, जहां पर थोड़ा बहुत ऐसी बॉल बेयरिंग जहां थ्रस्ट लोड भी थोड़ा बहुत लग रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी बॉल बेयरिंग होती है उसकी ग्रूव्स की गहराई को बढ़ा देते हैं कि अगर थ्रस्ट वाला लगे तो इसका जो बॉल है उसको डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। थ्रस्ट लोड का मतलब क्या हो गया, इधर से अब लोड लगे, ऊपर से लग रहा था तो कोई दिक्कत नहीं, भाई इसको दबा रहा था, पर साइड से लगने पे निकलने का डर रहेगा, तो बॉल में ग्रूव्स गहराई बढ़ा दिया जाएगा तो अच्छे से पता रहेगा। तो वही है कि अगर यहाँ पे थ्रस्ट लोड लगे मतलब एक्सिस के पैरेलल लोड लगे, इधर से लोड शाफ्ट यहाँ पे क्या होगा, शाफ्ट इधर से लगाओगे, उधर को धक्का लग रहा है तो लोड जब यहाँ से क्या हो, एक्सिस के समांतर लग रहा है
तो फिर वो हमारा थ्रस्ट लोड कहलाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो इसका ग्रुप्स होता है उसको थोड़ा गहरा कर देते हैं, जिससे कि ये जो हमारी बॉल बेरिंग है वो थोड़ा थ्रस्ट लोड को भी सहन कर पाए। नहीं, नॉर्मली हमारी जो बॉल बेरिंग होती है सिर्फ और सिर्फ रेडियल लोड लेती है, लेकिन इसके ग्रुप्स को गहरा करने का यही औचित्य होता है, जिससे क्या हो जाएगा, ये थोड़ा थ्रस्ट लोड को भी सहन कर पाएगी। तो कभी कभी आता है कितना थ्रस्ट लोड सहन कर लेगी, हमने गहरा ग्रुप्स कर दिया तो वो रेडियल लोड का 35%, रेडियल लोड का 35% थ्रस्ट लोड भी अब सहन कर सकती है, जब ग्रुप्स को थ्रस्ट लोड भी सहन कर सकती है। ठीक है, जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग ग्रुप्स की गहराई को बढ़ा देंगे, तो इसीलिए बढ़ाया जाता। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया भी है, पूछ रहा है क्या कि झटके को सहन करने के लिए अच्छी थ्रस्ट को सहन के लिए, लिखा ना अच्छी थ्रस्ट को, मतलब एक्सियल थ्रस्ट को, तो थ्रस्ट लोड को ही सहन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप की गहराई को बढ़ा देते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि भाई क्यों गहरे ग्रुप दिए जाते हैं, जिससे कि वो थोड़ा अच्छी थ्रस्ट को, एक्सियल थ्रस्ट को भी सहन कर सके। रेडियल लोड तो लेती है, इसमें नो डाउट, इसकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला देखिए, किस बियरिंग में लोडिंग बियरिंग अक्ष के पैरेलल होता है। कभी से मैं गला फाड़ के चिल्ला रहा हूं, पिछले वीडियो में बताया था वही चीज देखिए, पूछ रहा है किस बियरिंग में जो लोड होता है बियरिंग एक्सिस के समांतर था। जब बियरिंग एक्सिस के लंबवत, बियरिंग की एक्सिस होगी इसके लंबवत लोड है तो रेडियल लोड या जनरल लोड, और अगर बियरिंग एक्सिस के समांतर है, बियरिंग के एक्सिस में लोड लग रहा है तो थ्रस्ट लोड या फिर एक्सियल लोड कहते हैं, या फिर एक्सियल थ्रस्ट लोड भी बोल देता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है यहाँ पे बियरिंग में लोडिंग बियरिंग अक्ष के समांतर होती है, किसमें होती है, तो थ्रस्ट बियरिंग में। सीधी सी बात है भाई, थ्रस्ट लोड थ्रस्ट बियरिंग। ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे सी वाला दिख रहा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे थ्रस्ट बियरिंग का फिगर यह वाला है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं थ्रस्ट बियरिंग है, बॉल बियरिंग नहीं है। थ्रस्ट बॉल बियरिंग था तो उसमें हमने देखा बॉल बनी हुई थी, देखिए इसमें बॉल था, पर यह नॉर्मल थ्रस्ट बियरिंग है, मतलब फ्रिक्शन बियरिंग वाला। देखिए जनरली अगर हमारा बियरिंग देखा जाए ना तो दो टाइप का होता है, एक प्लेन बियरिंग जो यहाँ पे दे रखा है प्लेन बियरिंग, या फिर फ्रिक्शन बियरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रिक्शन बियरिंग, जिसमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है। और दूसरा हमारा पहला टाइप हो गया, और दूसरा टाइप क्या होता है, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। क्या होता है, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। तो यहां पे जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है ना, प्लेन बियरिंग या फ्रिक्शन, देखिए बियरिंग दो टाइप की है, प्लेन बियरिंग या फ्रिक्शन बियरिंग, या दूसरा कह लीजिए एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। तो प्लेन बियरिंग या फ्रिक्शन बियरिंग कौन सी होती है, तो यह जो तीनों ऑप्शन में स्प्लिट बियरिंग, थ्रस्ट बियरिंग, रेडियल बियरिंग, ये तीनों जो ऑप्शन में जो तीनों फिगर आपको दिख रहे हैं ना, ये फ्रिक्शन बियरिंग के। फ्रिक्शन बियरिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें शाफ्ट जो होती है ना बियरिंग के अंदर पूरा फ्रिक्शन करती है। यहां देखिए शाफ्ट क्या होगा, बियरिंग के अंदर पूरा यहां से यहां तक चली जाएगी, पूरी शाफ्ट जो इतनी दूरी तक फ्रिक्शन करेगी इसमें, क्योंकि इसमें कोई रोलर या बॉल नहीं है। शाफ्ट इस बियरिंग में जाम हो जाता है, और सॉरी जाम नहीं होता, इस बियरिंग के अंदर घूमता है, शाफ्ट इस बियरिंग के अंदर घूमता है और इस बियरिंग से फ्रिक्शन करता है। इसमें भी वही है कि ये हमारा हाउसिंग हो गया, और हाउसिंग में हमारा क्या है, हाउसिंग में हमारा यह जो हिस्सा यह वाला है, यह वाला किसका है, यह वाला हिस्सा हमारा बियरिंग का है हाउसिंग में। ठीक है, यह वाला हिस्सा किसका है, बियरिंग का है। और बियरिंग के अंदर हमारा क्या है, बियरिंग के अंदर हमारा लगा हुआ है, यह हमारा हिस्सा क्या है, यही वाला हिस्सा हमारा बियरिंग का है। और बियरिंग के अंदर शाफ्ट डालेंगे तो ये पूरी शाफ्ट जब घूमेगी तो ये पूरा बियरिंग से क्या करेगी, फ्रिक्शन करेगी। बाकी ये जो बाकी हिस्सा बच गया, ये हाउसिंग का था, हाउसिंग में बियरिंग लगा हुआ, बियरिंग में पूरा शाफ्ट है, शाफ्ट जब घूमेगा तो पूरा बियरिंग से फ्रिक्शन करेगा, इसलिए इसको भी फ्रिक्शन बियरिंग कहते हैं। वैसे इस बियरिंग में देखिए क्या है, ये हमारा हाउसिंग हो गया, और ये जो ब्लैक कलर का दिखा रखा है यह क्या है, बियरिंग है। और इस बियरिंग में यह पूरा क्या है, व्हाइट वाला पूरा शाफ्ट डाला गया। तो ये जितना हिस्सा इसके अंदर है वो पूरा क्या कर रहा है, जितना शाफ्ट का पूरा बियरिंग के अंदर हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा क्या करेगा, जब इसके अंदर गोल गोल घूमेगा। ठीक है, इसका क्या है, यह जो बियरिंग है यह हाउसिंग के साथ फिक्स है, और यह जो शाफ्ट है यह बियरिंग के अंदर फ्री घूमता है, तो जब घूमेगा तो पूरा शाफ्ट इसके अंदर फ्रिक्शन करेगी, इसीलिए ज्यादा फ्रिक्शन हो जाता है, फ्रिक्शन बियरिंग बोलते हैं। जबकि एंटी फ्रिक्शन में क्या होता है, एंटी फ्रिक्शन में आप जानते हो कि इनर रेस होता है, इसके ऊपर क्या होता है, बॉल होता है, इनर रेस के ऊपर बॉल होता है, और इसके ऊपर क्या होता है, आउटर रेस होता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी शाफ्ट होती है ना वह इनर रेस के साथ फिक्स हो जाती है, इनर रेस के साथ शाफ्ट क्या होगा, फिक्स हो जाएगा टाइटली। तो शाफ्ट इसके अंदर जो फिक्स है उसके अंदर घूमेगा ही नहीं, तो फ्रिक्शन ही नहीं होगा। शाफ्ट इस इनर रेस के अंदर फिक्स है, और आउटर रेस कहां, हाउसिंग के अंदर फिक्स है। किसके अंदर फिक्स है, आउटर रेस हाउसिंग के अंदर फिक्स है।
अब घूमेगा क्या, तो जब हमारी शाफ्ट इसके अंदर इनर रेस के अंदर फिक्स है, तो जब शाफ्ट घूमेगी तो इनर रेस घूमेगा जो कि इस रोलर के ऊपर घूमेगा, तो घिसेगी तो क्या घिसेगा, ये ऊपर वाला हिस्सा इनर रेस घुसेगा या रोलर घिसेगा। तो हम सिर्फ बियरिंग बदलेंगे, शाफ्ट कभी भी खराब नहीं होती है। जबकि फ्रिक्शन बियरिंग में हमारा क्या पूरा शाफ्ट घिस रहा है, तो शाफ्ट भी धीरे धीरे खराब हो जाती है। कई बियरिंग बदलने के बाद एक बार शाफ्ट बदलने की भी नौबत आ जाती है, जबकि एंटी फ्रिक्शन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि शाफ्ट इनर रेस के साथ फिक्स होता है, तो इसीलिए इसमें थोड़ी सी भी फ्रिक्शन नहीं होती, इसलिए इसको एंटी फ्रिक्शन बियरिंग कहते हैं। रोलर हो गया, बॉल बियरिंग हो गया, निडल बियरिंग हो गया, सब क्या है जिसके अंदर भी बॉल रोलर टेपर रोलर यूज किया जा रहा है, वो सब एंटी फ्रिक्शन बियरिंग है। चलिए, टिप बियरिंग की बात थोड़ा सा लंबी हो गई। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसकी, यहाँ पे दिया हुआ था जो क्वेश्चन में, ये प्लेन बियरिंग दिया हुआ था ना, प्लेन बियरिंग या फ्रिक्शन बियरिंग, तो वो जो ऑप्शन भी है वो तो टाइप का ही नाम दे दिया है, उसी के तीनों टाइप में। स्प्लिट बियरिंग में क्या है, तो देखिए यहाँ पे ये हाउसिंग हो गया, हाउसिंग के अंदर यह बियरिंग लगी हुई है। स्प्लिट का मतलब दो भागों में, देखिए आधा भाग बाहर दिखाया गया है, आधा अंदर है। जो स्प्लिट बियरिंग होती है, इसके प्लेन वाले हिस्से पे देखिए कॉलर बना होता है, यहाँ कॉलर बना हुआ है ना, तो ऊपरी हिस्से पे प्लेन वाले ऊपरी सरफेस पे कॉलर बना होता है, ये हमारी स्प्लिट बियरिंग होती है। तो यह जो फिगर है स्प्लिट बियरिंग का है। यह जो था हमारा थ्रस्ट बियरिंग का था। थ्रस्ट बॉल बियरिंग में भी शाफ्ट हमारी वर्टिकल स्थिति में थी, और थ्रस्ट बियरिंग में भी देखिए शाफ्ट वर्टिकल लोड सहन कर रही है, वर्टिकल स्थिति में है, और जो लोड लग रहा है वो एक्सिस के समांतर लग रहा है। जबकि यहाँ पे एक्सिस पे यहाँ पे शाफ्ट डाल देंगे तो इस पे डायरेक्ट लोड ऐसे डालेगा, तो एक्सिस के लंबवत डालेगा, इसलिए वो रेडियल बियरिंग में एक तरह से आ जाती है ना। यहाँ पर देखिए रेडियल बियरिंग है, यहाँ पे देखिए यह फिगर है किसका, रेडियल बियरिंग का। रेडियल बियरिंग को जर्नल बियरिंग भी कहते हैं, क्या, JOUR, जर्नल बियरिंग, ठीक है, यह है हमारा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये शाफ्ट है, शाफ्ट इस बियरिंग पे लोड डालेगी इसके लंबवत, तो ये जनरल बियरिंग हो गई। कई बार यह भी पूछ लेता है कि शाफ्ट का जो हिस्सा ओवरलैप कर रहा है कहां, बियरिंग के अंदर, जितना हिस्सा शाफ्ट का बियरिंग के अंदर ओवरलैप करता है उसको भी जर्नल बोल दिया जाता है। कई बार यह क्वेश्चन पूछता है कि शाफ्ट का बियरिंग के अंदर ओवरलैप करने वाले हिस्से को क्या कहते हैं, जर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरलैप वाले हिस्से को जर्नल, ठीक है। तो यह इसका फिगर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अगला, हार्ड जर्नल के लिए कौन सी बियरिंग मटेरियल सबसे उपयुक्त है। यह भी मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं कि हार्ड जर्नल के लिए, ठीक है, एक सेकंड, पीछे वाला मटेरियल हो गया, ठीक है, हो रखा। हार्ड जर्नल के लिए क्या होता है, एल्युमिनियम एलॉय वाला, हार्ड जर्नल के लिए या फिर हल्के भार के लिए, हल्के भार के लिए, हार्ड जर्नल के लिए हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम एलॉय वाला यूज करते हैं, ठीक है। सिंटर्ड एलॉय है यहाँ पे हमारा, क्या है, सिंटर्ड एलॉय। सिंटर्ड एलॉय बियरिंग कौन सी होती है, तो मैंने आपको बताया था ये सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग होती है। कौन सी बियरिंग होती है, सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग। सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग, सेल्फ लुब्रिकेटिंग का मतलब है जो खुद से स्नेहन करती रहती है, ठीक है। कैसे होता है, तो मैंने आपको एक चीज पहले ही बताई थी कि सिंटर्ड एलॉय में जो बियरिंग बनाई जाती है उसमें पोरोसिटी करते हुए, जब ये बनाते हैं तो पोरोसिटी मतलब छोटे छोटे छिद्र पोरोसिटी करते हुए स्पंजी टाइप का सिंटरिंग विधि से बनाते हैं। स्पंजी टाइप का होता है, इस वजह से वो ढेर सारा तेल अपने अंदर सोख लेता है और लगातार स्नेहन करता रहता है, जिस वजह से अपने आप स्नेहन होती रहती है। इसलिए सिंटर्ड एलॉय बियरिंग को सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग भी कहते हैं। कई बार ऑप्शन ऐसे पूछता भी है कि इनमें से, ऐसे चारों ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सी सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग है, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि सिंटर्ड एलॉय वाली होती है, जो कि स्पंजी टाइप का पोरोसिटी करते हुए बनाया जाता है। बाकी जो कॉपर लेड एलॉय है, कैडमियम बेस्ड एलॉय, अभी जस्ट मैंने आपको पीछे बताया था ना, दोनों बारे में बताया था, बाकी हाई लोड और हाई टेम्परेचर के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या हमारा, कि सामग्री में कम घर्षण गुणांक और उच्च सामग्री लागत है। यह क्वेश्चन भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, पिछले आपका इस टाइप का क्वेश्चन आया था। यह सिंथेटिक मटेरियल की बियरिंग है, ये तो अलग दे दिया थ्रस्ट बॉल बियरिंग, ये तो बियरिंग का टाइप दे दिया, ये तो कभी होगा नहीं। बाकी तीन बच गए, 1 2 3, या तीनों कौन से मटेरियल है, सिंथेटिक, आपके सिंथेटिक बियरिंग मटेरियल है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कभी कभी पूछता है कि सिंथेटिक मटेरियल वाले में कौन सा सेल्फ लुब्रिकेटिंग का गुण रखता है, तो जो नायलॉन है, यह हल्के भारों के लिए होता है। किसके लिए, हल्के भारों के लिए होता है, हल्के भार के लिए, और यही ज्यादातर एग्जाम में सही माना भी जाता है सेल्फ लुब्रिकेटिंग के मामले में। सेल्फ लुब्रिकेटिंग के मामले में नायलॉन वाले को ही सही माना जाता है। अगर सब ऑप्शन में होगा तो हम नायलॉन वाले को सही करेंगे, नहीं बाकी को भी सेल्फ लुब्रिकेटिंग सिंथेटिक वाले में रहता है थोड़ा बहुत, ठीक है। टेफ्लॉन जो है, टेफ्लॉन ही ऐसा है जिसमें क्या होता है, कम घर्षण गुणांक और उच्च सामग्री लागत है। टेफ्लॉन में कम घर्षण गुणांक है, इस वजह से इसका यूज हम किस लिए करते हैं, टेफ्लॉन है ना, कम ताप के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी,
ताप या ज्यादा, क्योंकि इसमें क्या घर्षण गुणांक कम है। देखिए सीधी सी बात, अगर किसी चीज में क्या होगा, घर्षण गुणांक अगर कम होगा तो फ्रिक्शन कम होगा, अगर फ्रिक्शन कम होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर कम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम बढ़ेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कम लोड के लिए और उच्च ताप के लिए, कम भार तथा उच्च ताप के लिए यूज कर पाएंगे। ठीक है, कम भार तथा उच्च ताप के लिए यूज कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें घर्षण गुणांक कम है, घर्षण गुणांक कम रहेगा, फ्रिक्शन कम होगा, टेम्परेचर कम बढ़ेगा, तो हम अधिक ताप तक किसको यूज कर पाएंगे। तो कम भार उच्च ताप के लिए कौन, टेफ्लॉन। और एक इसका और क्वालिटी होता है कि रेजिस्टेंस टू अटैक ऑफ केमिकल, रेजिस्टेंस टू अटैक ऑफ केमिकल, मतलब रसायन के प्रति प्रतिरोधी होता है। ठीक है, अगर रसायन का अटैक हो रहा है जहां पे, उसके लिए प्रतिरोधी होता है, रासायनिक क्रिया नहीं करता है। ठीक है, लेमिनेटेड फिनोलिक वाले में क्या होता है, तो इसमें हमें ध्यान देना होता है कि ये किसका बना होता है, कॉटन, यह भी पहले हो चुका है, कॉटन फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक एस्बेस्टॉस का, किसका बना होता है, कॉटन फैब्रिक एस्बेस्टॉस का बना होता है। ठीक है, एक चीज और ध्यान देना वाली बात होती है कि जो हमारा लेमिनेटेड फिनोलिक होता है इसमें लो थर्मल कंडक्टिविटी होती है। एग्जाम में ज्यादातर पूछता है कि किसमें लो थर्मल कंडक्टिविटी होती है। लो थर्मल कंडक्टिविटी मतलब उष्मा चालकता कम है, तो इसका हीट जल्दी बाहर नहीं जाएगा। भाई उष्मा चालकता कम मतलब जहां गर्म होगा वहां गर्म ही रह जाएगा, वो जल्दी बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, लो थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से इसको ठंडा करने की उचित व्यवस्था करनी पड़ती है। ठंडा करने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, ठंडा करने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। एक चीज और इस बीयरिंग के अंदर हमें ध्यान देना होता है। ठीक है, लो थर्मल कंडक्टिविटी होगी, इस वजह से हमें ठंडा करने की उचित व्यवस्था चाहिए होगा। और एक चीज होता है कि हाई इसकी स्ट्रेंथ होती है, इसकी क्वालिटी होती है कि इसमें क्या है, इसमें हाई स्ट्रेंथ होता है, मतलब उच्च सामर्थ्य, बहुत मजबूत यह बीयरिंग होती है। और शॉक रेजिस्टेंस भी होता है कि अगर थोड़ा बहुत झटका लगता है तो उसको भी सहन कर लेती है। शॉक रेजिस्टेंस मतलब झटकों का विरोध करती है, झटकों को सहन कर लेती है। ठीक है, इतनी चीजें हो गई, इनको नोट कर लीजिएगा। हालांकि ये चीज मैं पहले ही बताया था, आपने शायद नोट भी किया होगा तो याद होगा आप लोगों को। देखिए आगे कह रहा है अच्छी थ्रस्ट लोड, क्या है मतलब, वहां देखिए हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड, जहां पे क्या हो, एक्सियल थ्रस्ट लोड हाई हो, ज्यादा हो, जहां पे एक्सियल वाला, रेडियल वाला नहीं, एक्सियल जो बियरिंग की अक्ष पर या बियरिंग की अक्ष के समांतर लगता है, तो जहां पे एक्सियल थ्रस्ट लोड क्या हो, हाई हो, ज्यादा हो, वहां पे किस प्रकार की बियरिंग का उपयोग होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया, रोलर बियरिंग। रोलर बियरिंग में क्या होता है, रोलर लगा होता है, देख रहे हैं यहाँ पे रोलर है, बेलनाकार जिसमें रोलर लगा हो उसको हम रोलर बियरिंग कहते हैं। यह भी मैं आपको पहले दिखा चुका हूं, इनर रेस, आउटर रेस, और यहाँ पे देखिए रोलर यूज किए गए हैं। ठीक है, तो जहां पे रोलर बियरिंग या बॉल बियरिंग नॉर्मल होता है वो रेडियल लोड के लिए यूज किया जाता है, हाई रेडियल लोड के लिए। भाई बॉल बियरिंग की अपेक्षा रोलर बियरिंग होगा, क्योंकि बॉल बियरिंग में क्या होता है, बॉल एक पॉइंट बनाता है और रोलर क्या बनाता है, मैंने बताया था, रोलर हमारा लाइन बनाता है। तो फिर ये क्या होगा, ये कम कांटेक्ट आ रहा है संपर्क में तो कम लोड लेगा, या ज्यादा संपर्क में आ रहा है तो ये ज्यादा लोड सहन कर पाता है। तो बॉल की अपेक्षा रोलर वाला ज्यादा रेडियल लोड सहन कर पाता है। ठीक है, तो रोलर बियरिंग हमारा रेडियल लोड के लिए हो जाएगा। टेपर्ड रोलर बियरिंग, तो यह वाला जो आपको दिख रहा है फिगर ना, इसके इधर यह वाला, यह किसका है, टेपर्ड रोलर बियरिंग का। इसमें देखें रोलर कैसे है, इधर साइज कम इधर साइज ज्यादा, मतलब रोलर जो होता है हमारा टेपर में होता है। रोलर कैसे होता है, टेपर में होता है, इसलिए इसको टेपर्ड रोलर बियरिंग बोलते हैं। ठीक है, रोलर हमारा नॉर्मल था पूरा बेलनाकार, तो हमारा रोलर बियरिंग होगा। जब रोलर को हमने टेपर में यूज कर लिया तो टेपर रोलर बियरिंग, तो यही हमारी टेपर रोलर बियरिंग है। यह क्या है, रेडियल और एक्सियल लोड दोनों लगी, लेकिन रेडियल लोड की अपेक्षा एक्सियल लोड जहां पे हाई हो, रेडियल लोड की अपेक्षा क्या हो, जहां पे हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड लग रहा हो, रेडियल लोड की अपेक्षा जहां पे हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड लग रहा हो वहां पे टेपर रोलर बियरिंग यूज करते थे। यहां पे भी बोला भी था हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। हालांकि ये चीज भी मैं आपको पीछे वीडियो में बताया था कि सेल्फ लाइन एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग और टेपर रोलर बियरिंग में हम लोग अंतर कैसे पहचानेंगे। तो अगर एग्जाम में सिर्फ ये पूछता है कि कौन सी ऐसी बियरिंग है जो रेडियल लोड और थ्रस्ट लोड, या कह लीजिए रेडियल लोड और एक्सियल लोड दोनों को सहन कर सकती है, तो वो एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग। सिर्फ अगर क्वेश्चन में नॉर्मल बोला जा रहा है कि कौन सी ऐसी बियरिंग है जो हमारा रेडियल लोड को भी सहन कर लेगी और थ्रस्ट लोड को भी सहन कर लेगी, तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग होती है। एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग का यह वाला फिगर है। ठीक है, देख रहे हैं एंगुलर टाइप एंगल पे या बियरिंग पे इसमें बॉल वगैरह लगी हुई है, तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग होती है। और अगर वही पूछ दिया जाए क्वेश्चन में कि कौन सी ऐसी बियरिंग है जो रेडियल लोड की अपेक्षा एक्सियल लोड ज्यादा सहन करती है, रेडियल लोड की अपेक्षा क्या एक्सियल लोड ज्यादा सहन करती है,
या फिर कह लीजिए हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड सहन करती है, तो वही वाला हमारा क्या होगा, टेपर्ड रोलर बेयरिंग। और एक और सी वाला ऑप्शन क्या, सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग। सेल्फ अलाइन बेयरिंग यह है आपका, यहां दिख रहा है ना, ये डबल वाला मैंने ले रखा है। सेल्फ अलाइन रोलर बेयरिंग में क्या होता है, इसमें जो रोलर होता है ना, मेन हमें यही ध्यान रखना है कि सेल्फ अलाइन रोलर बेयरिंग में क्या होगा, जो हमारा रोलर होगा वो ढोलक के आकार का होगा। कैसे होगा, ढोलक आप लोगों ने देखी होगी इस टाइप से। तो सेल्फ अलाइनिंग जो हमारी सेल्फ अलाइनिंग रोलर बेयरिंग होता है, इसमें जो रोलर होता है वो ढोलक के आकार का होता है। ध्यान से देखेंगे तो फिगर में दिखेगा ढोलक के आकार का है। कैसे है, ढोलक के आकार का है। तो ढोलक के आकार का होने की वजह से सेल्फ अलाइंड की मतलब अगर हमारी बियरिंग और साथ पूर्ण रूप से अलाइंड में नहीं है, थोड़ा बहुत मिस अलाइनमेंट भी है, तो ये बियरिंग क्या करेंगे, उनको एडजस्ट कर लेगी और सेल्फ अलाइन कर लेगी और चलने में दिक्कत उत्पन्न नहीं करेगी। तो इसलिए इसको सेल्फ अलाइन बियरिंग कहते हैं कि ये खुद से अलाइंड हो जाती है। अगर थोड़ा बहुत मिस अलाइनमेंट है सॉफ्टवेयर बियरिंग में, तो खुद से अलाइनमेंट सेट कर लेती है, क्योंकि इसके जो रोलर होते हैं ना वह ढोलक के आकार के होते हैं, तो इसीलिए आसानी से हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कर रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ बियरिंग। इस बियरिंग का नाम क्या, देखिए ये बियरिंग फिगर में दिखा रखा है और इसके हिस्से को बाहर निकाल के दिखाया है कि इसके अंदर जो लगाया गया है पूरा इस टाइप से है। तो यह क्या है, पूरा सॉलिड हिस्सा। यह बियरिंग क्या है, क्योंकि यह तीनों चारों फिगर दिख रहे हैं, कौन सी बियरिंग है, ये एंटी फ्रिक्शन वाली बियरिंग नहीं है। प्लेन बियरिंग के लिए फ्रिक्शन बियरिंग है, क्योंकि इनमें 60 पूरा इनके अंदर रगड़ खाती है, फ्रिक्शन बियरिंग है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यह क्या है, पूरा एक सॉलिड टुकड़ा है, इसका मतलब कौन सी बियरिंग होगी, सॉलिड बियरिंग होगी। ऑप्शन बी देखिए सॉलिड बियरिंग सही हो जाएगा। स्प्लिट कब होता, जब वो दो भागों में विभक्त होता। ये वाला ऑप्शन देखिए यहाँ दिखाया गया आधा कटा हुआ भाग। इसमें देखते हैं तो ऊपरी सरफेस के ऊपर कॉलर भी बना होता है, इसमें कॉलर वॉलर कुछ नहीं बना हुआ है, कॉलर भी बना होता है। अगर मान लीजिए आपको कंफ्यूजन हो तो इससे भी पहचान जाएंगे, अगर कॉलर नहीं बना बिल्कुल प्लेन पाइप की तरह है तो सॉलिड बियरिंग, और अगर आधा काट करके कॉलर दिखाया गया तो स्प्लिट, दो भागों में विभक्त, तो स्प्लिट बियरिंग हो जाएगा। कौन सा, ये वाला। थ्रस्ट बियरिंग क्या है, तो ये वाला हिस्सा जो थ्रस्ट बियरिंग है, अभी हमने पीछे देखा भी था कि थ्रस्ट बियरिंग में क्या था, शाफ्ट वर्टिकल में हमारी लगी हुई थी, तो ये थ्रस्ट बियरिंग हो गया, जिसमें क्या होता है जो लोड लगता है बियरिंग के एक्सिस के समांतर लगता है। जर्नल बियरिंग कौन सा, तो यह फिगर जर्नल बियरिंग का, जिसे हम लोग रेडियल बियरिंग भी कहते हैं। भाई जर्नल कहिए या फिर रेडियल बियरिंग कहिए, इसमें जो लोड होता है वह क्या होता है, शाफ्ट के एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, सॉरी बियरिंग के एक्सिस के, बियरिंग के एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर हमारा लोड लग रहा है, लंबवत हमारा लोड लग रहा है, तो हमारा रेडियल या जनरल बियरिंग होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस बियरिंग का नाम क्या पूछ रहा है, ये फिगर दिखा रखा, पूछ रखा है इस बियरिंग का नाम क्या। अभी जस्ट मैंने आपको पीछे दिखाया कौन सी बियरिंग है, थ्रस्ट बियरिंग है, अभी पीछे दिखाया मैंने। बॉल बियरिंग क्या होता है भाई, तो देखिए ये वाला फिगर बॉल बियरिंग क्या है, अभी हम लोग इसके पीछे इसको भी देख करके आ रहे हैं कि इसमें हम लोग बॉल यूज करते हैं। भाई अंदर इनर रेस हो गया जो शाफ्ट के संपर्क में आएगा, बाहर आउटर रेस आ गया जो हमारा हाउसिंग के संपर्क में आएगा, बीच में बॉल आ गई जिसे हम लोग रोलिंग एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, रोलिंग एलिमेंट होता है जो कि बॉल के रूप में है, और इन बॉल को अलग अलग रखने के लिए यह जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है इस तरह से बना हुआ है, यही क्या है हमारा केज बोला जाता है, जब सेपरेटर बोला जाता है, रिटेनर बोला जाता है। किसका बना होता है, प्लास्टिक का, पीतल का या स्टील का बना होता है, यह सब मैं आपको बता रखा हूं। ठीक है, रोलर बियरिंग क्या है, यह फिगर देख रहे हैं, उसमें बॉल यूज किया गया था तो बॉल बियरिंग, इसमें देखिए रोलर यूज कर लिया गया। क्या यूज कर लिया गया बीच में, रोलर। और जो यह रेड कलर का दिख रहा है ना, यह क्या कर रहा है, इन रोलर को अलग अलग स्थान पर, निश्चित स्थान पर रख रहा है। तो ये जो रेड कलर वाला हिस्सा है यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा इसमें क्या हो जाएगा, केज हो जाएगा, या फिर रिटेनर हो जाएगा, रिटेनर, या फिर सेपरेटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमारा वो क्या हो गया, हमारा रोलर बियरिंग हो गया। उसके बाद जर्नल या रेडियल बियरिंग, तो मैंने अभी आपको पीछे भी दिखाया था कि ये हमारा जर्नल या रेडियल बियरिंग होती है, फ्रिक्शन बियरिंग के अंतर्गत आती है। ये दोनों देखिए क्या, थ्रस्ट वाला और जर्नल वाला, ये दोनों फ्रिक्शन बियरिंग है, बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग, ये दोनों एंटी फ्रिक्शन बियरिंग है, दोनों एक साथ आ गई आपकी। ठीक है, जब जनरल बियरिंग में क्या होता है, जो लोड लगता है वो शाफ्ट के एक्सिस के लंबवत लगता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए फिर वही चीज हम लोग चारों ऑप्शन को सॉल्व कर ले रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन लग रहा है जैसे रिपीट हो रहा हो। देखिए यहाँ पे क्या है, ये फिगर दिखा रखा है, आधी बियरिंग बाहर दिख रही है, कटा हुआ, स्प्लिट, दो भागों में विभक्त। ठीक है, तो आधे भाग में कटा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब स्प्लिट वाला है। और मैंने एक और पहचान बताया था कि स्प्लिट में क्या होता है, एक तो आधा होता है, दूसरा उसके ऊपरी सरफेस पे कॉलर बना होता है। इसका मतलब भाई ये कौन सी बियरिंग है, स्प्लिट बियरिंग है। ठीक है, सॉलिड बियरिंग, सॉलिड में पूरा सॉलिड रहता है, तो ये हमारा सॉलिड बियरिंग का फिगर हो गया। जनरल बियरिंग या रेडियल बियरिंग, तो यह वाला है जिसमें क्या होता है, लोड शाफ्ट के एक्सिस के लंबवत लगता है। अब बुश बियरिंग क्या होता है, तो देखिए बुश वाले में क्या होता है ना, जैसे इसमें क्या नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, ये पूरा बियरिंग यूज कर रहे हैं, शाफ्ट क्या होगा इस बियरिंग के अंदर घूमता है। तो बुश वाले में क्या होता है, जैसे ये मोटी बियरिंग है ना, तो इसी तरह से बेलनाकार भाग होता है जो पतला होता है।
पतली धातु का बना होता है जो कि बुश कहलाता है। तो हम क्या कर, जैसे पहले क्या होगा, जो हमारी शाफ्ट है इस बीयरिंग के अंदर पूरा रगड़ खा रही है तो पूरी बीयरिंग घिस जाएगी, हमें बार बार बीयरिंग बदलना पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हाउजिंग का होल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, उसमें इसको क्या करते हैं, इस बीयरिंग को लगा देते हैं, सॉलिड बीयरिंग या फिर स्प्लिट बीयरिंग कोई भी लगा लीजिए। मतलब सॉलिड बीयरिंग हमने लगा दिया, अब इसके अंदर अलग से एक पतली चादर वाला इस तरह से बेलनाकार भाग को इस बीयरिंग के अंदर अब डाल देते हैं, ये बुश का काम करता है। अब इसके अंदर शाफ्ट घूमता है, जब शाफ्ट घूमेगा तो क्या होगा, अब बीयरिंग से डायरेक्ट संपर्क नहीं करेगा, वह इस बुश से संपर्क करेगा, क्योंकि इस ब्लॉक के अंदर, इस हाउसिंग के अंदर पहले हमने बीयरिंग को डाल दिया और इस बीयरिंग के अंदर ये बेलनाकार भाग बुश डाल दिया। अब शाफ्ट इसके अंदर है तो हमारा बार बार क्या होगा, बीयरिंग नहीं घिसेगी, उससे पहले पतली चादर वाली बुश घिस जाएगी। तो बुश को बदलना आसान होता है। जनरली हमारा गन मेटल वाला यूज कर लेते हैं, किसका, गन मेटल का बना हुआ हम लोग जनरली बुश यूज करते हैं। तो इसको यूज कर लेंगे तो इस तरह से हमारा क्या होगा, बीयरिंग बार बार नहीं बदलना होगा, बुश को बदलना आसान होता है या सस्ता होता है। तो वही हमारा क्या होता है, बुश बीयरिंग होता है जब हम बुश यूज कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला देखिए कह रहा है एस के चिन्हित बीयरिंग का क्या है। ये तो फिर वही चीज आ गई यार जो पीछे आया था, बस ऑप्शन थोड़ा चेंज लग रहा है लेकिन है वही चीज। देखिए पूछा क्या है, अगर इसको पूछता तो हम लोग क्या कह देते भाई, बाहरी वाला हिस्सा है तो आउट, आउट का मतलब आउटर रेस। अगर इसको पूछता तो ये अंदर का हिस्सा है, क्या है, अंदर का हिस्सा है, तो हम लोग इसको क्या कह देते हैं, इनर रेस। अगर इसको पूछता तो हम लोग क्या कह देते हैं, रोलिंग एलिमेंट। क्या कह देते हैं, रोलिंग मतलब घूमने वाला अवयव है यही, तो रोलिंग एलिमेंट्स बोल देते। या फिर बॉल दिख रहा है तो बॉल बोलते, रोलर रहता तो रोलर बोलते, यहाँ बॉल जैसा दिख रहा है तो बॉल बोल सकते थे। उसके बाद क्या, इन बॉल को अलग अलग रखने के लिए ये पतला सा तार जैसा आपको दिख रहा है जो कि इन बॉल को बांधे हुए अलग अलग रख रहा है, इकट्ठा नहीं होने जा। इसी तार को ये पूछ रहा है कि इसको क्या कहते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था पीछे भी कि एक केज होता है या फिर रिटेनर होता है, केज, रिटेनर या फिर सेपरेटर भी कहते हैं, सेपरेटर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, केज, रिटेनर या सेपरेटर। ऑप्शन कहाँ पे, ऑप्शन भी देखिए बॉल केज सही हो जाएगा भाई, बॉल केज, बॉल को अलग करने के लिए पिंजरा, बॉल केज। बाहरी रेस क्या पता चल गया, इनर रेस क्या यह भी पता चल गया, रोलिंग एलिमेंट क्या यह भी पता चल गया, मैंने सब आपको बता दिया। नेक्स्ट पे देखेंगे, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किस प्रकार का बीयरिंग का उपयोग बहुत भारी रेडियल भार के लिए किया जाता है। इनमें से कौन सी ऐसी बीयरिंग है जिनका यूज बहुत भारी रेडियल भार के लिए, देखिए हैवी रेडियल लोड, वो भी कौन सा हैवी, वेरी हैवी, बहुत ज्यादा हैवी रेडियल लोड हो तो वहां पे कौन सी बीयरिंग यूज करेंगे। तो देखिए उसके लिए हमें चाहिए होगा क्या, जो रेडियल बीयरिंग होती है उसमें जो लोड लगता है वो परपेंडिकुलर लगता है, और हम देख रहे हैं यहाँ पे सब वही वाला दिया हुआ, कोई भी उस तरह से जैसे एंगुलर कॉन्टैक्ट बीयरिंग या टेपर्ड रोलर बीयरिंग नहीं दिया है, तो उसमें क्या रहता है एक्सियल लोड भी लगता है, तो एक्सियल लोड वाले है नहीं, सब हमारे क्या है रेडियल लोड वाले हैं। तो बॉल बीयरिंग, देखिए यह फिगर जो है बॉल जैसा दिख रहा है यहाँ पे, तो बॉल बीयरिंग हो गया। ठीक है, बुश बीयरिंग, बुश बीयरिंग अभी मैंने पीछे बताया था फ्रिक्शन बीयरिंग वाले में रहता है, जो बीयरिंग के अंदर क्या करते हैं अलग से बुश लगा देते हैं जिससे कि हमारी बीयरिंग को बार बार ना बदलना पड़े। उसके बाद क्या है नीडल बीयरिंग, तो यह जो ऑप्शन दिख रहा है आपको ना नीडल बीयरिंग का दिख रहा है ना, इसकी देख रहे हैं ना, इनकी मोटाई कितनी है, देखिए इसकी मोटाई कितनी है बॉल बीयरिंग का, इसका भी देखिए डबल रोलर वाला है, इसकी मोटाई कितनी है, पर इसका देखेंगे तो बाकी की अपेक्षा इसकी क्या मोटाई कम रहती है। ठीक है, मोटाई कम क्यों रहती है, क्योंकि इनका देख रहे आउटर रेस इनर रेस भी पतला है, और इसके बीच में जो यूज किया जाता है रोलर ना वो भी पतला होता है। उसका व्यास कितना होता है रोलर का, नीडल बीयरिंग के लिए, नीडल बीयरिंग में जो रोलर का व्यास होता है ना, रोलर का व्यास या डाया होता है वह 2 से 10 mm होता है, और रोलर की जो लंबाई रहेगी, रोलर की जो लेंथ होगी, जो लंबाई होगी वह क्या रहेगा, व्यास का 5 से 10 गुना। अगर कहीं पे भी जो हमारा रोलर है वह 2 से 10 mm व्यास वाला है और उसकी जो लंबाई है, जो उसका व्यास है उसकी अपेक्षा 5 से 10 गुना उस रोलर की लंबाई है, तो वह वाली जो बीयरिंग होगी वो नीडल बीयरिंग कहलाएगी। ठीक है, नीडल बीयरिंग का हमारा यूज कहां होगा, जहां शाफ्ट को ज्यादा शुद्धता में चलना हो, जहां ज्यादा शुद्धता में शाफ्ट की चलाना हो, शाफ्ट को चलाना हो, जैसे कि हवाई जहाज में, हवाई जहाज में हमारी नीडल बीयरिंग यूज की जाती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। एक चीज और होता है जहां पे स्पेस कम हो, मतलब हाउसिंग में सीमित स्थान हो, हाउसिंग में सीमित स्थान हो, जगह कम हो, तो वहां पे भी ये बीयरिंग यूज करते हैं। क्यों, एक तो ये पतली बीयरिंग है बाकी की अपेक्षा, दूसरी से जो हाउसिंग होती है ना जिसमें हम लोग बीयरिंग को लगाते हैं, हाउसिंग इस तरह से होता है ना,
ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बेरिंग को लगाते हैं, इसके अंदर यहाँ पे बेरिंग डाली जाती है, तो यह होल बना हुआ है, इसमें बेरिंग लगेगी। तो जहां पे यहाँ पे स्पेस कम हो तो वहां पे इसमें क्या होता है, जो निडल बेरिंग होती है ना, कई बार ऐसा होता है कि इसमें आउटर रेस तो रहता है, इनर रेस नहीं रहता, इनर रेस को हटा दिया जाता है जिससे बेरिंग और पतली हो जाए। जहां पे हाउसिंग में स्थान कम हो, स्पेस कम हो, ऐसी जगहों क्या करते हैं हम लोग, इनर रेस को हटा देते हैं। अब क्या होगा, जो हमारा यह निडल बेरिंग है ना, तो इसका जो रोलर है ना, ये डायरेक्ट क्या होगा, शाफ्ट से संपर्क करेगा। आउटर रेस रहेगा, आउटर रेस हमारा क्या होगा, यहाँ हाउसिंग में फिक्स हो जाएगा, और इनर रेस वाला हटा देंगे तो अब यहाँ पे और जगह मिल जाएगी जिससे शाफ्ट आराम से इसके अंदर चली जाएगी। और क्या होगा, जो रोलर होंगे वो डायरेक्ट शाफ्ट से संपर्क करने लगते हैं। तो ऐसी सिचुएशन तब करते हैं जब हमारे हाउसिंग में स्पेस कम हो, सीमित स्थान हो, तो ऐसे केसेस में हम लोग इनर रेस को हटा देते हैं। तो ये इसलिए बोला जाता है कि जहां पे हाउसिंग में स्पेस कम हो, ऐसी जगहों पर भी निडल बेरिंग का यूज किया जाता है। लास्ट ऑप्शन देखिए, डबल रो रोलर बेरिंग, यह हमें दिख रहा है। वह अगर सिंगल रो वाला रोलर बेरिंग होता तभी वह बहुत ज्यादा रेडियल लोड सहन कर लेता, किसकी अपेक्षा, बॉल बेरिंग की अपेक्षा। मैंने बताया था बॉल बेरिंग में क्या होता है, बॉल है, पॉइंट कांटेक्ट बनेगा, रोलर में रोलर है तो लाइन कांटेक्ट बनेगा, लाइन कांटेक्ट बनेगा। भाई एक रोलर को क्या करो, स्याही में डुबो के एक जगह रख दो, ऐसे लंबी लाइन बन जाएगी। बॉल को स्याही में डुबो के रख दोगे तो एक पॉइंट बन जाएगा। तो सिर्फ एक पॉइंट है, तो एक पॉइंट के भरोसे आप ज्यादा लोड नहीं सहन कर पाओगे, जबकि यहाँ पूरी लाइन बन रही तो आप ज्यादा लोड सहन कर पाओगे। मतलब बॉल की अपेक्षा रोलर ज्यादा लोड सहन करेगा। तो यहां से पहले ये कट हो गया, ठीक है। जो हमारा क्या था, ऑप्शन ए वाला था, बॉल बेरिंग। तो भाई बॉल बेरिंग नहीं होगा, ये चीज तो क्लियर हो गई होगी, क्योंकि वहीं पे हमारा क्या आ जा रहा है, भाई बॉल बेरिंग है, बॉल के अपेक्षा तो हमारा रोलर हो जाएगा ना, क्योंकि उसमें क्या बन रहा है, हमारा लाइन कांटेक्ट बन रहा है, ठीक है। उसका नीडल बेरिंग भी हमारी हैवी लोड लेती है, ज्यादा लोड लेती है, लेकिन यहाँ पे एक ही है ना, जबकि यहाँ पे हम देख रहे हैं दो ग्रुप कटा है और दो रोलर यूज किए गए हैं, दो ग्रुप कटा और क्या है, दो रोलर यूज किए गए हैं। इस वजह से यह नॉर्मल की अपेक्षा और ज्यादा लोड ले पाएगा। सिंगल रोलर रहता तब भी वो बहुत ज्यादा रेडियल लोड लेता है, लेकिन यहाँ पे डबल रोलर एक साथ यूज कर दिया गया तो यह क्या होगा, ज्यादा लोड और ज्यादा हैवी रेडियल लोड ले पाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, जहां पे डबल रोलर बेरिंग होगा वह हैवी रेडियल लोड सहन कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। बाकी हमेशा की तरह वही कहूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।